मेरा एक ताल्लुक यूँ है कि जिस खत्ते से उनका रिश्ता है, जहाँ वो पैदा हुए और जिस खत्ते में उनकी तालीम हुई या अदबी नशोनुमा हो रही है, वहीं से मैं आता हूँ। तो इस एतबार से मुझे वो अजीज़ हैं। उनकी शायरी को भी देखने का मौका मिला। जिन असातिज़ा के भी उन्होंने इस्लाह की पर्चियाँ बढ़ाई और उनसे कुछ अदब व फ़न के रूमूज़ सीखे, उन्हीं के बीच मुझे भी कभी आज से 35 साल 40 साल पहले ये मौका मिला और कुछ 2-4 तख्तियाँ मैंने भी उनके सामने लिखी। तो इस वजह से भी वो अपने लगते हैं। हरचंद जब उन्होंने इरादा किया था कि किताब शाये हो, तो मैंने उन्हें कहा था कि अभी ज़रा और रुक जाइए, उनके अशार इधर उधर पढ़ने का मौका मिलता रहा। मगर जब उनकी किताब शाये हो गई और इजरा का मौका था, तो उन्होंने मुझसे कहा, और वो माजरत थी कि उन्हें वो बात याद थी कि मैंने मना किया था। और इस किताब में कामरान गनी का मशवरा भी है। कामरान गनी ने भी वक्त से पहले अपना शेरी मजमुआ शाये किया था, तो उनका मशवरा भी इसमें वो दर्ज है कि भाई इब्तदाई शायरी को महफूज कर लेना चाहिए। जो कच्चा पक्का लिखा है वो दुनिया देख ले कि मैं उस ज़माने में 20 बरस में 22 बरस में क्या लिखता है। आज बात आई कि 32 बरस उम्र है हसन इमाम कासमी की। 32 बरस कम उम्र नहीं होती है। हम समझते रहे, हमारे कुछ यहाँ कई रिटायर्ड शोरा मौजूद हैं, तो उनकी नज़र में तो वो बच्चे ही होंगे, मगर जिनके बाल पूरी तरह से सफ़ेद नहीं है उनको 32 का मालूम है कि 32 बरस की जो ज़िंदगी है, अगर 20 बरस में कोई शेर कहने लगता है तो 12 बरस तो एक मंजिल है और कुछ सीख सकता है। सबके जहन में होगा कि कुरतुलैन हैदर ने 32 बरस की उम्र में आग का दरिया लिख लिया था। अब बताइए कि किसको अब ये कौन चैलेंज करेगा कि 32 बरस की उम्र सिर्फ मशक़ सुखन की है, सिर्फ आप अप्रेंटिसशिप की है? नहीं, ये ऐसा मैदान है शायरी या तख्लीकी अदब, ये ऐसा मैदान है कि आप कह नहीं सकते हैं। आप ज़रा सा अपने मुल्क की हदों से दूर निकलें तो मालूम होगा कि 30-35 बरस की उम्र से लोग अब इसका इंतज़ार करने लगते हैं कि उन्हें नोबेल अवार्ड कब मिलेगा। 45 बरस की उम्र में मिल जाता है। तो ये एक दूसरी दुनिया है जहाँ तालीम और गौर व फिक्र करने के इतने वसाइल मौजूद हैं कि आदमी की तरक्की जल्दी होती है, आदमी तेज़ी से सीखने लगता है। हसन इमाम कासमी उन्हीं लोगों में है। मैंने पूरा मजमुआ पढ़ा, तकरीबन चंद अशार पे मैं तराज कर सकता हूँ, लेकिन कमो बेश बहुत थोड़े से ऐसे अशार मिले जो जिनको हम कह सकते हैं कि फ़नी एतबार से मुकम्मल नहीं है, नादुरुस्त हैं। ये कहना मुश्किल है। बहुत ही संभल कर शेर कहा है और इनके यहाँ फ़नी एतबार से कोई ख़ास खामी नज़र नहीं आती। 32 बरस की उम्र में जो मजमुआ पेश करता हो उसके लिए ये बड़ी बात है कि वह अक्सर शायरी में यही रुकावट पैदा होती है और एक उम्र लग जाती है। मुहावरात का इस्तेमाल बहुत माकूल है। ज़बान की सतह पे बिल्कुल शुरू से आखिर तक एक रमा दमा ज़बान है। आप मुशायरे में उन्हें सुनेंगे तो अंदाज़ा होगा कि उनमें मौसीक़ियत कैसे खुदा ने भर रखी है। तो उसका सहारा उनकी शायरी को भी मिला है और बड़े सलीके से उन्होंने अपनी शायरी को मजबूत करने के लिए एक हरबा मौसीक़ियत का भी आजमाया है, और जिससे आपको पढ़ते हुए कभी ये नहीं महसूस होगा कि ये शायरी किसी नौ आमोज की है, किसी 5 बरस से शेर कहने वाले की शायरी है, ऐसा नहीं लगता है। ये अलग बात है, हमारे अजीज़ हैं तो हम चाहेंगे कि कुछ चीज़ों पर उनकी ख़ास तवज्जो। मेरा पूरी शायरी पढ़ते हुए एहसास हुआ कि 2 दरवाज़ा उन्होंने अपने 2 तरह के दरवाजे बंद रखे हैं। ठीक से क्लासिकी शायरी का मुतालिया भी नहीं है और न माकूल अंदाज से जदीद और हमअस्र शायरी का मुतालिया है।
آپ جانتے ہیں کہ مطالعے کی طاقت کے بغیر مشاہدے میں وہ توانائی نہیں آتی ہے، وہ پختگی نہیں آتی ہے جس سے کوئی شاعر بڑا بنتا ہے۔ تو ہمارے ہر نئے شاعر کی یہ بڑی ذمہ داری ہے، یہ صرف نئے شاعر کی نہیں ہے، یہ ہمارے سب بزرگوں کی بھی ہے کہ مطالعے کی طاقت سے ہی وہ آگے بڑھیں گے۔ اور لیکن نئے شاعر کی تو یہ لازم بات ہے اس کے لیے کہ وہ اس پر توجہ دے۔ اگر یہ دینے لگیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو شعری تراکیب بنانے آ جائے گا، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ استعارہ سازی کا عمل کیا ہے اور شعر میں گہرائی اور معنوی اعتبار سے وسعت کہاں سے آتی ہے، یہ بڑی آسانی سے وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ کچھ ان کے ایسے اشعار آپ سنیں جس میں یہ سمجھ میں آئے کہ یہ نیا شاعر تو ہے لیکن باتیں سمجھتا ہے۔ اب وہ اس دنیا کو کیسے وہ دیکھتے ہیں، اگر ملاحظہ کریں آپ، خزاں کے جبر سے آنکھیں ملانا، خزاں کے جبر سے آنکھیں ملاتا شجر پر ایک پتا رہ گیا ہے، ازل سے مار کا انداز ہیں سفید و سیاہ، شرار و گل میں تصادم ازل سے جاری ہے، ایک عجب سکتا ہے تاریخ منظروں کی آنکھ میں، جم گیا دیوار بن کر سایہ دیوار میں۔ آسان نہیں ہے کوئی نوجوان شاعر سے آپ یہ توقع کریں جو بتائے کہ جم گیا دیوار بن کر سایہ دیوار میں، پھر سایہ دیوار بھی، امیر شہر کو تم بھی عزیز ہوتے حسن، آج کے ہم سب کی کیفیت ہے، امیر شہر کو تم بھی عزیز ہوتے حسن، ضمیر بیچ کے اپنا جو ہاں میں ہاں کرتے۔ آج ایک خاص بات ان کے یہاں نظر آئی، جدیدیت کے عہد میں تو بڑی صاف صاف لوگ یہ بات کہتے تھے، لیکن اب یہ منظر ہم تھوڑا بھولنے لگے ہیں، جو شہری زندگی کے تقاضے اور ان کے اور خاص طور سے جو انسانی زندگی اس سے دست و پیما ہو رہی ہے، اس کی کیفیت ذرا دیکھیے۔ سچ ہے یہ ایک ساتھ رہتے آئے ہیں برسوں سے ہم، سچ ہے یہ ایک ساتھ رہتے آئے ہیں برسوں سے ہم، اور یہ بھی سچ ہے ہم میں رابطہ کوئی نہیں، اور یہ بھی سچ ہے ہم میں رابطہ کوئی نہیں، اب تو آنکھوں میں کوئی دوسرا منظر بھی نہیں، میں فقط ایک ہی تصویر کہاں تک دیکھوں۔ یہ اس عہد کا جبر ہے، رنجشیں تھی گرچہ اپنے درمیان، ساتھ ہم کو پھر بھی چلنا ہی پڑا، کب تلک خود سے کروں میں گفتگو، جس جگہ میں ہوں وہاں کوئی تو ہو، جب اپنے اپنے خول میں سمٹے ہوئے ہیں سب، جب اپنے اپنے خول میں سمٹے ہوئے ہیں سب، ایسے میں کیا چراغ جلے روشنی چلے۔ ذوق کی غزل یاد رکھیے، اس زمین پر انہوں نے غزل کہنے کی کوشش کی۔ آج کی جو تاریخ ہے وہ آپ سب کو یاد ہوگی، یہ تاریخ عالمی یوم ماحولیات ہے، اور حسن امام قاسمی کا ایک شعر سنیے، کچھ پرندوں کے لیے سوچا کریں، کچھ پرندوں کے لیے سوچا کریں، آب و دانہ چھت پہ بھی رکھا کریں۔ آسانی سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ غزل باہر کا شعر ہے اور یہ بہت ہی شفاف بیانیہ ہے، کوئی پیچیدہ شاعری نہیں ہے، مگر یاد رکھیے کہ شاعر کا یہ بھی کام ہے کہ دنیا کے کچھ ضروری مسائل چاہے جس طرح سے آئیں اس کی شاعری میں شامل ہو جائیں۔ ہمارے زمانے کا جو حال چال ہے، سیاسی صورتحال ہے، اس پر بڑے اچھے تبصرے ان کے ہاں ہیں۔ اب گلستان وطن کا ہے خدا ہی حافظ، اب گلستان وطن کا ہے خدا ہی و حافظ، گل و بلبل کو بھی جب نوحہ کنا تک دیکھوں، ہے رویہ اس برس مالی کا یوں بدلا ہوا، ایک ایک گنجا چمن کا ہے بہت سہما ہوا، عدل کی امید کوئی کس طرح رکھے بھلا، مسند انصاف پر قاتل ہو جب بیٹھا ہوا۔ ایک اور خاص پہلو جب یہ سیاسی صورتحال ہے تو اس میں کئی بار آپ کو
अपनी खिदमात और आप या आपकी कौम ने जो खिदमात पेश की हैं उनका भी तज़किरा लाजिम होता है। बड़ी बहुत ही बोल्डनेस के साथ ऐसे अशार इन्होंने कहे हैं। वफा का पास है कितना ज़रा तारीख को देखो, वफा का पास है कितना ज़रा तारीख तो देखो, मताए जिस्म हंसकर नजरे जिंदा कर दिया हमने, मताए जिस्म हंसकर नजरे जिंदा कर दिया हमने, वतन का कर्ज था हम पर हसन हमने चुका डाला, वतन का कर्ज था हम पर हसन हमने चुका डाला, यहाँ के जर्रे जर्रे को दरख्शां कर दिया हमने, लहू हमने अपना पिलाया है उसको, लहू हमने अपना पिलाया है उसको, ये फिर जाके खुश रंग गुलशन बना है। तो यह कैफियत जो आज के ज़माने की है कि हर शख्स को यह भी बताने की ज़रूरत है कि इस गुलिस्ता को बनाने में हमारा भी हिस्सा है और इस बात की ज़रूरत पड़ती है। तो ये रह कर इनके यहाँ ये बात आती रहती है और ये मुझे अच्छा लगा कि नौजवानों से भी ये बात आनी चाहिए। सियासी तबसरे इनके यहाँ खूब हैं और मेरी गुजारिश होगी कि हसन इमाम कासमी जब शेर कहें तो एक बड़ी बात होती है, हमारी रिवायत में ये बात मौजूद है कि मजमून पैदा करना एक कमाल की बात है कि जहाँ जिन लफ्ज़ों से जिन कैफियत से कोई दूसरा शेर नहीं बना सकता, आप बना सकते हैं कि नहीं। जब आप खालिद को पढ़ते हैं, मीर को पढ़ते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं कि इन्हीं लफ्ज़ों में इसी माहौल में उनके लिए कैसे शेर हो गया और हम न समझ सके, हम दाद देने पर मजबूर होते हैं। तो जिसे कहते हैं मजमून आफरीनी और नए पन की तलाश, जहाँ कुछ नहीं हो वहाँ कोई नई बात पैदा कर लेना, हमारे शोरा ये काम करते हैं और शायरी जितनी भी वह भी हो यह काम बहुत सोच समझ कर शायर करता है। तो हसन इमाम कासमी के पूरे मजमूए में वह जो जिसे हम मजमून आफरीनी कहते हैं उसकी तलाश में मुझे मायूसी हुई। मेरी गुजारिश होगी कि शेर कहते हुए मौसीकियत का जितना लिहाज रखते हैं उसी के साथ साथ हमारी रिवायत शेर में जो मजमून आफरीनी है, नई नई बातों के लिए स्पेस तैयार करने का जो सलीका है उसे भी आजमाएं तो हम समझते हैं कि आने वाले वक्त में उनकी खूब पजीराई होगी। मैं उनके पहले मजमूए कलाम के शाद पे मुबारकबाद देता हूँ और तवक्को करता हूँ कि अगला जब मजमूए कलाम आए तो उस पर बड़े बड़े नाक़दीन भी लिखें और लोग दाद दें उन्हें। मेरे हमवतन हैं और अजीज़ हैं, इसलिए मैंने उन्हें ये चंद मशवरे दिए। अगर ज़्यादा वक्त दिया हो तो माज़रत ख़्वाह हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी साहब। बहुत ही मारूज़त के साथ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जुनून आशना के ताल्लुक़ से आपने अपनी बातें पेश की, मुफीद मशवरे दिए। यकीनी तौर पर ये जुनून आशनाई के सफ़र की इब्तिदा है और जुनून आशनाई के सफ़र में तब मुसाफिर गिरता है, संभलता है, लड़खड़ाता है, तब वो जाकर मजनू बनता है। उसका अहद जब गुजर जाता है तो फिर मजनू को याद किया जाता है। मैं समझता हूँ कि जुनून आशनाई का सफ़र जो हसन इमाम कासमी ने शुरू किया है उसका इख्तिताम बहुत अच्छा होगा इंशाअल्लाह। मैं एक बार फिर जनाब सफदर इमाम कादरी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इतनी मारूज़त के साथ गुफ्तगू करने के लिए। हज़ार बात ये भी आई थी कि वक्त दिया गया था, दानिशवरों को सबके सामने फहरिस्त थी, तो वो हमारी मजबूरी थी। सरकारी महकमे का एक बहुत नौ तजुर्बेकार सा फ़र्द हूँ, मुझे पता है, अंदाज़ा है कि मैं 5 मिनट दूंगा तो कितनी हद तक आगे जाया जा सकता है। तो मैंने कैलकुलेट किया था कि 5 × 3 15 15 मिनट, चूँकि अब सिर्फ इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब बैठे हुए हैं और खुद एडमिनिस्ट्रेशन लाइन के आदमी हैं, तो मुझे पता है कि अब ये बात कही जा सकती है। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ आज की इस वज़न के मेहमान खुसूसी जनाब इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और जुनून आशना के ताल्लुक़ से, हसन इमाम कासमी साहब की शायरी के ताल्लुक़ से अपने तासुरात का इजहार करें। ज़ोरदार ताल्लुक़ से इस्तक़बाल के लिए जनाब इम्तियाज़ अहमद करीमी।
जनाब सनाउल खुदा कासमी साहब, जनाब अशरफ फरीद साहब, प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी साहब, जनाब डॉक्टर रहमान वली साहब, हसन बस्तरी साहब और हाफिज हसन इमाम कासमी साहब, अनवारुल हुदा साहब, मुहतरमा साधना सिद्दीकी साहिबा और मुहतरमा तहसीन गोदी, मुहतरमा तलत तलवीन साहिबा, मुकद्दम नबी साहब, अशरफुल नबी कैसर साहब, न्याज मोहम्मद फातमी साहब, मुश्ताक शिवानी साहब, खुर्शीद अकरम सोज साहब, मरहूम असद माफी साहब, परवेज अली साहब और हमारे बुजुर्ग शायर जनाब नाचार औरंगाबादी साहब, शफी जमान साहब और जलाल काकी साहब और हमारे वैशाली से तशरीफ लाए उर्दू के आशिक और तमाम हाज़रीन मजलिस, आशिक़ान उर्दू, मुहिब्बान उर्दू, सबसे पहले मुबारकबाद इस किताब के खालिक जनाब हसन इमाम कासमी साहब को और मुबारकबाद इस फाउंडेशन को, इसने इस इजरा के लिए अपना कीमती वक्त दिया, इंतज़ाम किया। ज़ियाए हक फाउंडेशन इलाहाबाद, साधना सिद्दीकी साहिबा वहाँ इलाहाबाद से तशरीफ लाई और मुबारकबाद यहाँ के मुंतज़मीन को, अल हिरा पब्लिक स्कूल के मुंतज़मीन को, जिन्होंने ये हॉल दिलाया। बेशक सही रहनुमाई की है अशरफ फरीद साहब ने कि उर्दू एकेडमी है, उसका वसी व अरीज़ हॉल है और इसी काम के लिए और इस काम के लिए आसानी से दस्तयाब होना चाहिए। साथ ही अब अंजुमन इस्लामिया हॉल बन गया है, कुछ दिनों में उसका हॉल, उसके कॉन्फ्रेंस हॉल है, कई कॉन्फ्रेंस हॉल है, तो इंशाअल्लाह उर्दू का प्रोग्राम वहाँ हुआ करेगा और मुनासिब इस पर जिसमें उर्दू वाले उनकी साफ सफाई के लिए उसको ताउन कर सके और उर्दू का प्रोग्राम हो सके, ये इंशाअल्लाह हुआ करेगा। तो जनू आशना किताब के मुसन्निफ जनाब हसन इमाम कासमी साहब, जो कैफियात जुनून से पूरी तरह आशना है, ने पूरी कोशिश की है 32 साल ज़िंदगी में और अपने 5 साल बताया है कि 2017 से ही उनकी शायरी की इब्तदा हुई और ऐसे लोगों की सोहबत में रहे जिन्होंने इनकी आबियारी की और इनकी शायरी इस कमाल तक पहुंची कि आज ये मजमुआ आपके सामने है। हम्द है, 2 नात हैं, 25 गज़लें हैं और जनाब मुफ्ती सनाउल खुदा कासमी साहब, रहमान गनी साहब, कामरान गनी सभा और हकानी कासमी साहब वगैरह ने इस पर तबसरा लिखा है, उनकी हौसला अफजाई की यकीनन और उर्दू डायरेक्टरेट ने भी इसमें हौसला अफजाई की है। तो हम उर्दू डायरेक्टरेट को भी मुबारकबाद देते हैं। उर्दू डायरेक्टरेट का मकसद ही यही है कि हम अपने जो हमारे बुजुर्ग अदीब हैं, शायर हैं, हम उनकी भी हौसला अफजाई करें और नौजवान जो कलमकार हैं, जो शायर हैं, जो सहाफ़ी हैं, जनाब इकबाल साहब यहाँ हैं, ऐसे तमाम लोगों की हौसला अफजाई करें। इसका मकसद यही है, बच्चों में हौसला हो। बेशक ये दर्स व तदरीस में लगे हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई का सिलसिला इन्होंने बनाए रखा है और इनका MA जारी है। आगे वो PhD करेंगे। यकीनन शायरी एक मुश्किल फन है, ये एहसास दर्द के इजहार का बेहतरीन वसीला है। पढ़ने से ये लगता है कि ये सादा सलीस ज़बान में है और इनके पास फिक्र है और जो अभी वक्त के तकाज़े हैं, वक्त के जो हालात हैं, वो असरी हालात से पूरी तरह वाकिफ़ हैं। दर्द और इनकी बेचैनी और इज़्तिराब है,
लेकिन अभी पूरी तरीके से जो कौम व मिल्लत की रहनुमाई होनी चाहिए, अब उसमें पुख्तगी और बालिदगी अब आएगी इंशाअल्लाह। तो हम दुआ करते हैं कि इनमें वो बालिदगी और पुख्तगी आए। तमाम शोराए हज़रात से, वो बिहार के हो, अजीमाबाद के हो, पटना के हो, उनसे गुजारिश है कि यकीनन आपने इल्म हासिल किया है, तब ये शायरी का अतिया आपको खुदा की तरफ से अता हुआ है। आप इसका इस्तेमाल अपने आने वाली नस्लों के लिए करें। आप तालिबे इल्मों पर नजर डालें, आप उनकी रहनुमाई करें, आप उनको ललकारें, आप उनको हौसला दें, आप उनको कम्पिटिटिव इम्तिहान में आगे आने के लिए कहें। और जब हम समझेंगे कि उर्दू तरक्की कर ली, जब उर्दू का लड़का IAS और BCS में कामयाब हो, जब उर्दू का लड़का नाम रोशन करे, तो इस पर गौर करने की जरूरत है। आज UPSC की तरफ से पटना में और पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मराकिज़ पर UPSC का PT एग्जामिनेशन मुनक़िद हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया होगा और वो उस इम्तिहान में शामिल हुए होंगे। तमाम बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं और मदरसे के तालिब इल्म भी हासिल हो सकते हैं। अगर वो अपने को इस लायक नहीं समझे, फिर भी उनको फॉर्म भरना चाहिए, ताकि माहौल बने। घर में वो कहें कि मैं UPSC IAS का इम्तिहान देने जा रहा हूँ, भले ही हम दाढ़ी और टोपी पहने हो, लेकिन हम UPSC का इम्तिहान दे करके आ रहे हैं। ये हौसला होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए और ये बेदारी आनी चाहिए। आप 675 यानी तकरीबन 700 का रिजल्ट आया अभी एक हफ्ता कम, तो एक उसमें सिर्फ 25 उर्दू वाले तालिब इल्म कामयाब हुए हैं और उसमें 45 बिहार से कामयाब हुए हैं, 25 झारखंड से कामयाब हुए हैं। यानी 70 तालिब इल्म पुराने बिहार और अभी बिहार झारखंड को मिलाकर 70 तालिब इल्म कामयाब हुए हैं। लेकिन आप नाम तलाश कर लीजिए, बिहार और झारखंड मिलाकर एक भी उर्दू तालिब इल्म नहीं कामयाब हुए। तो ये फिक्र की दावत है, इस पर अमल करने की जरूरत है। आइए तमाम शोरा उदबा आज इसमें लग जाइए। हम उनको दावत देते हैं कि आप तालीम के लिए तालिब इल्मों को बेदार कीजिए। इल्म ही तकदीर है, इल्म ही तकदीर है, इल्म की हर राह आली मंजिल ताबीर है। तो इस तरफ लगे, तालीम की तरफ लगे, कंपटीशन की तरफ लगे और कंपटीटिव माहौल हो। ये उर्दू पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ शायरी तक महदूद रह जाएं। एक उर्दू पढ़ने का ये मतलब है कि जिस तरह से एक साइंटिस्ट ऊपर बढ़ता है, उसी तरह से एक उर्दू का तालिब इल्म भी, उसकी परवाह भी उसी तरह से होनी चाहिए। कहीं भी हौसला अफजाई की जानी चाहिए तमाम तालिब इल्मों की, चाहे वो 10th पास किए हो, 12th पास किए हो या अभी वो 12th पास करके जो भी रास्ता चुने, साइंस पढ़ें तो इंजीनियरिंग और डॉक्टर में, मेडिकल में आए। अभी मेडिकल में बहुत रास्ते खुले हुए हैं। तो हम दावत देंगे कि बच्चे आगे पढ़ें, माहौल बनाइए, शेर और शायरी। हमें ये अदब और ये आखिर उससे हम लेते क्या है और हम समाज को देते क्या है? क्या ये तो तज़िया औकात है? क्या हम वक्त बर्बाद करने के लिए शायरी करते हैं? एक एक शेर की तखलीक में पूरी रात जाग कर करवटें बदलते रहते हैं। तो उससे पूरे समाज को फायदा होना चाहिए, इनकलाब बर्पा होना चाहिए। तो इनकलाब बर्पा करने के लिए हम शायरों को दावत देते हैं कि आइए, और अगर तालीम के मैदान में आपके कलाम से इनाम का ऐलान करते हैं। आप जो आलिम फाजिल हैं उनको भी बताइए कि वो UPSC का इम्तिहान दे सकते हैं। अंग्रेजी ब्रिज कोर्स आज हर जगह ब्रिज कोर्स चलाए जा रहे हैं। पटना में भी ब्रिज कोर्स का इंतजाम किया गया है कि जो हाफिज हैं, जो हुफाज हैं, उनको 2000 रुपये माहाना वजीफा भी दिया जा रहा है और 3 महीने के लिए उनको अंग्रेजी कोर्स सिखाया जा रहा है। एक इंटरव्यू में अभी कल परसों की बात है, तो एक बच्ची से पूछ दिया लोगों ने, जो एक्सपर्ट वहाँ रहते हैं, कि और आपका कोई आपकी हॉबी है क्या?
तो उसने कहा कि बैतबाजी, तो वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये बैतबाजी क्या है। तो फिर वो लोगों ने कहा, तो क्या उसने बताया कि अंतराक्षी। तो बताया कि ठीक है, कोई शेर सुना। वो लोग शेर सुनना चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे वो लोग सोचना चाहते हैं कि कोई ऐसा शेर हो जिसमें कोई सबक हो, जिसमें भाईचारा हो, जिसमें वतन की मोहब्बत हो, जिसमें पैगाम हो। तो उस तरह के अशार हमारे बच्चों को याद होने चाहिए कि वो मिसाल के तौर पर फिर पेश कर सके। खैर उस बच्ची ने तो इज्जत रख ली और अहमद फराज का अच्छा शेर पढ़ा और सभी लोग खुश हुए, उसने बेहतर किया। तो इस तरीके से इल्म का होना जरूरी है, हमारे बच्चों में इल्म का होना जरूरी है। 5वीं क्लास में अगर पढ़ता हो तो हमको और कुछ नहीं चाहिए, 5वीं क्लास के लायक वो होना चाहिए। 5वीं क्लास की जो किताब है उस पर उसको कुदरत हासिल होनी चाहिए, बहुत आगे उसको हमको नहीं बढ़ाना है। आपने सोनू का वाकया देखा होगा कि सोनू एक लड़का अभी बहुत हिट हुआ नालंदा में। हमारे यहाँ भी हजारों सोनू हैं, उसको तलाश कीजिए, उसकी हौसला अफजाई कीजिए, उसको अपनी तरफ से उसकी किफायत कीजिए। बहुत सी तंजीमें हैं, हम तमाम तंजीमों को मुबारकबाद देते हैं। उर्दू एक्शन कमेटी है, उर्दू के लिए काम कर रही है, ये ज़ियाए हक फाउंडेशन है, इस तरह से और बहुत सी तंजीमें हैं। हम तमाम तंजीमों का इस्तेमाल करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भले ही जिस वजह से भी हो, कम से कम उर्दू का भला तो हो रहा है। कम से कम इतने लोग धूप में यहाँ बैठे तो हैं, ये सब आशिकाने उर्दू हैं और ये तमाम शोराए किराम और तमाम उलमा के दिलों में उर्दू की मोहब्बत है, जिस वजह से लोग यहाँ आते हैं। ये बेताब है, ये बेचैन है, सिर्फ एक क़यादत की ज़रूरत है, इनको समेटने की ज़रूरत है और इनको आगे लाने की ज़रूरत है। हम तमाम उर्दू वालों को मुबारकबाद देते हैं, खासतौर से कामरान गनी सभा को, और इससे तो हम उम्मीद रखते हैं और इनसे कहा भी है कि भाई आप मुजफ्फरपुर में किशन सिंह कॉलेज में हैं और हम दुआ कर रहे थे कि आपका मुजफ्फरपुर में कोचिंग हो जाए, अगरचे आप वैशाली के लिए कोशा थे। तो आप मुजफ्फरपुर में माहौल बनाइए, वहाँ बनी बनाई जमीन है, कमर आजम हाशमी की बनाई हुई जमीन है, नजमुल हुदा साहब की बनाई हुई जमीन है। आप उस जमीन को हमवार कीजिए, पूरे उर्दू वालों की तरफ से मुजफ्फरपुर में आपका इस्तकबाल होगा और इल्म वाले की कद्र होती है और इल्म वाले की कद्र होगी। हम सब कोशिश करें कि इल्म के मैदान में आगे आए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। मेहनत मेहनत और मेहनत, तालीम तालीम और तालीम के अलावा कोई रास्ता नहीं। बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज अहमद करीमी साहब, बहुत ही हौसला अफजा गुफ्तगू। हम समझते हैं कि यहाँ से एक पैगाम लेकर आप जा रहे हैं। इम्तियाज अहमद करीमी साहब जिस मजलिस में होते हैं वहाँ से वो आपके अंदर एक हौसला, एक उमंग, एक तरंग, एक जुनून पैदा कर देते हैं। जुनून आशना का इजरा हो रहा है और आप जुनून लेकर यहाँ से जाएँ तालीमी मिशन का। जो तहरीक इम्तियाज अहमद करीमी साहब अपनी ज़ात से चला रहे हैं और जिस बज़्म में जाते हैं, खासतौर पर नौजवानों की महफिल को कभी नहीं छोड़ते हैं। उनसे उन्होंने कहा है कि आप मुजफ्फरपुर में जब बुलाइएगा हम तब आएंगे। आपको बताएं हम कि इस किताब का इजरा पिछले ही महीने होने वाला था। इम्तियाज करीमी साहब ने हमें फ़ोन किया कि 15 तारीख को इजरा होने वाला है, तो उन्होंने बर्जस्ता ऐसे ही कहा कि 15 तारीख को हम मुजफ्फरपुर आ रहे थे और मेरा इरादा था कि आपको बुलाएंगे, तो आप हमें बुला रहे हैं। इम्तियाज अहमद करीमी साहब की वजह से ये प्रोग्राम आज की तारीख में रखा गया है। तो ये नौजवानों के अंदर तहरीक पैदा करना, खासतौर पर उर्दू के तलबा के अंदर जो अक्सर एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, ये बड़ा काम है जो तने तनहा, मुझे कहने दीजिए, इम्तियाज अहमद करीमी कर रहे हैं। मैं इम्तियाज अहमद करीमी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसका खबर के यकीनन जहाँ वो किसी ने कहा था कि किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी बिखेरेगा। यकीनन इम्तियाज अहमद करीमी की शख्सियत कुछ ऐसी ही है।